नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरओ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सामान्य अध्ययन से संबंधित जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज की क्लास में कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है कि कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त है। तो उसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा धौलावीरा। दोस्तों, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और इस स्थल की खोज RS बिष्ट द्वारा की गई थी। ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजा को सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो वो कौन था? वो आम्भी था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में खैबर दर्रे को पार कर भारत में प्रवेश किया। सिकंदर के भारत पहुंचने पर तक्षशिला के राजा आम्भी ने उसकी सहायता का वचन देकर इसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। आम्भी ने इसकी अधीनता को स्वीकार किया था। झेलम तथा चिनाब नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश का शासक जो पोरस था, उस पोरस द्वारा सिकंदर के समक्ष समर्पण की मांग ठुकरा देने के फलस्वरूप झेलम का युद्ध हुआ था। किसके साथ में? पोरस के साथ में, पोरस या पुरु के साथ में। और जो ये आम्भी था, इसने ये पहला भारतीय राजा था जिसने सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। तो आप दोनों चीजों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस स्रोत में, ये स्रोत है, किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी। तो ये इंडिका लिखा है यहाँ पर। इंडिका में ये स्रोत है। इंडिका जो मेगस्थनीज की पुस्तक है, इंडिका में ये वर्णन मिलता है कि भारत में पहले दास्तान नहीं थी। लेकिन चाणक्य की अर्थशास्त्र में इस बात का वर्णन मिलता है कि भारत में 8 प्रकार के दास होते थे। देखिए, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसकी प्रमुख रचना इंडिका है। इसमें मेगस्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभक्त किया है, लेकिन इसने ये वर्णन नहीं किया है कि भारत में दास प्रथा प्रचलन में थी। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस तमिल ग्रंथ को लघु वेद की संज्ञा दी जाती है। तो ये कुराल को लघु वेद की संज्ञा दी जाती है। कुराल के रचयिता तमिल कवि तिरुवल्लुर थे। कुराल को तमिल साहित्य का बाइबिल अथवा पंचवेद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चोल शासकों को के शासनकाल में कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। तो ये टोटवारियम था जो कि उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। एक तरह से ये मान लीजिए कि ये माली होता था। अगला प्रश्न है, शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित था। तो शाहनामा का जो लेखक है वो मोहम्मद गजनवी के दरबार से संबंधित था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व जो था वो ताराबाई के नेतृत्व में था, जो कि राजा राम की विधवा थी। ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई थी। उसी समय 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो शारदा अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। 1929 में अजमेर निवासी प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया, जिसमें लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय था। तो ये कैनिंग था। याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के कार्यकाल में ही पारित किया गया था। याद रखिएगा, 1857 के का जो विद्रोह हुआ था उसके पहले भारत में गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही 1858 में भारत परिषद अधिनियम आया, उसने
गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया और उस स्थान पर एक नए पद का सृजन किया जिसे वायसराय कहा जाता था। तो उस समय जो गवर्नर जनरल था तो वो लॉर्ड कैनिंग था, लेकिन जैसे ही 1858 में लॉर्ड कैनिंग को के पद को यानी गवर्नर जनरल के पद को हटा के वायसराय बना दिया गया तो वो वायसराय बन गया। तो इसलिए ये भारत का प्रथम वायसराय भी था और अंतिम गवर्नर जनरल भी था। अगला प्रश्न है, भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया है? तो ये उड़ीसा का अकाल है जो 1866 में पड़ा था। ये बहुत ही भीषण अकाल था, इसीलिए इसे प्रकोप का समुद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? तो अबुल कलाम आजाद जो थे ये किसी भी मंत्री के पद पर नहीं थे। 2 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था स्वराज शब्द का प्रयोग। इन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, तो ये बेलगाम अधिवेशन है 1924 का। ये कहाँ पड़ता है? तो ये कर्नाटक में पड़ता है। दिसंबर 1924 में कर्नाटक के बेलग्राम, ये बिलग्राम लिखा है लेकिन बेलग्राम है, बेलग्राम में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां राष्ट्रीय अधिवेशन था। एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। लेकिन असल में ये ग्राम जरूर लगा है लेकिन ये ग्राम नहीं था। एकमात्र ग्रामीण जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, वो फूलपुर में आयोजित हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग हुई थी? तो ये कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग उठी थी। कब? 1931 में संपन्न हुआ था कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय को ने किसको अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो ये मैजनी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। मैजनी इतालवी राष्ट्रपति थे जो 1848 में इटली गणतंत्र के तानाशाह बने। उन्होंने एक स्वतंत्र व एकीकृत इटली की वकालत की थी। तो लाला लाजपत राय जी जो थे वो मैजनी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, जैसे कि महात्मा गांधी जी जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, द नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो द नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। द नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू ने 9 सितंबर 1938 को लखनऊ में शुरू किया था। इस समाचार पत्र के हिंदी संस्करण का नाम नवजीवन और उर्दू संस्करण का नाम कौमी आवाज था। ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को चंपारण के किसानों की दशा से अवगत कराया गया था। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी ने किसान नेता राजकुमार शुक्ला से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? तो ये 21 अक्टूबर 1943 को अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार की घोषणा की थी, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक बाल गंगाधर तिलक जी को माना जाता है। उग्रवाद के महान स्तंभ बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है, जबकि राष्ट्रवाद की आधुनिक संकल्पना के अर्थ में भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रदूत एवं आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय जी को माना जाता था। तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवीनीकरण मिशन का उद्देश्य कब शुरू हुआ? तो ये 2005 में शुरू किया गया था।
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवीनीकरण मिशन का उद्देश्य देश का व्यापक आधुनिकीकरण है। यह मिशन 2005-6 से शुरू हुआ और इसकी अवधि 7 वर्ष रखी गई थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ नहीं लगती है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से ही एक स्वतंत्र राज्य बना था छत्तीसगढ़। पहले छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा था वो मध्य प्रदेश में ही था। महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों के साथ लगती है, लेकिन बिहार के साथ ये अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी के उद्गम का स्रोत क्या है? तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। कावेरी नदी कर्नाटक के दुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर 800 किलोमीटर की लंबाई के अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ये तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो ये ऑप्शन गलत है। ये राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर स्थित है। राप्ती नदी नेपाल के दक्षिण भाग की लघु हिमालय श्रेणी धौलागिरी के दक्षिण में रुकुमकोट के समीप से निकलती है, ये भी आप याद रखिएगा। और जो गोरखपुर है ये राप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर निर्मित एक कृत्रिम झील है जो 70 वर्ग मील में फैला हुआ है। और गोविंद वल्लभ पंत जो थे ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नौग्राम तेल क्षेत्र स्थित है कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। गुजरात तटीय क्षेत्र देश का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ तेल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र अंकलेश्वर, कलोल, नौग्राम, ल्यूनेज है। अगला प्रश्न है, महावेली गंगा एक नदी है कहाँ की? तो ये श्रीलंका की है। यह श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। यह द्वीप के कुल क्षेत्रफल का लगभग 5वां हिस्सा कवर करती है। श्रीलंका कोको रत्न द्वीप या पूर्व का मोती भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भूमध्य सागरीय वन का उदाहरण नहीं है? तो जो फर है ये भूमध्य सागरीय वन का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये कोणधारी वन का उदाहरण है। फर, चीड़, देवदार, स्प्रूस आदि कोणधारी वन के उदाहरण माने जाते हैं। ये भी आप याद रख लीजिए कि चारों जो पेड़ हैं वो कोणधारी वन के उदाहरण माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, जाम्बिया किसके साथ सीमा नहीं बनाती है? तो जाम्बिया की जो सीमा है वो बोत्सवाना के साथ नहीं लगती है। जाम्बिया दक्षिण अफ्रीका का एक भू आबद्ध देश है, यानी लैंडलॉक कंट्री है, जिसकी राजधानी लुसाका है। अगला प्रश्न है, कौन सा उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है? तो इलाहाबाद जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पर 20 लाख से ज़्यादा आबादी निवास करती है। सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला इलाहाबाद है और सबसे कम आबादी वाला जो जिला है वो महोबा है। यहाँ पर 20 लाख से ज़्यादा अधिक आबादी निवास करती है, ये भी आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख कि भारत सरकार की समूची कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी, यानी जो भी काम होंगे वो राष्ट्रपति जी के नाम से किए जाएंगे। ये वर्णन आपको अनुच्छेद 77 में मिलेगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में वर्णित है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, इसका उल्लेख आर्टिकल 53 में वर्णित है। वह और रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान उसके हाथ में निहित होगी, इसका वर्णन आर्टिकल 53 के 2 में निहित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है? तो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता की जाती है वो की जाती है 118 के सब आर्टिकल 4 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट द्वारा लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो ये 1977 में लागू किया गया था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं जल प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण, जल की स्वास्थ्यवर्धक गुणवत्ता को बनाए रखना अथवा उसे पुनः स्थापित करना, जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के उद्देश्य से केंद्रीय एवं राज्य बोर्डों का गठन करना। दोस्तों, ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लग रही है ये आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, मूंगफली कहाँ की मुख्य फसल है? तो मूंगफली जो है ये गाम्बिया की मुख्य फसल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देश में कितने एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं? तो देश में 20 एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से एसीटोन का संबंध किससे है? तो एसीटोन का जो संबंध है वो नाखून पॉलिश के अपसारक से है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग अग्निशामक में किया जाता है। हाइड्रोजन पराक्साइड का उपयोग घावों की मरहम पट्टी में किया जाता है। और द्रव अमोनिया का प्रयोग प्रशीतक के लिए किया जाता है। और नाखून पॉलिश अपसारक का प्रयोग जो है वो एसीटोन का संबंध नाखून पॉलिश की अपसारक से है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की प्रश्न की श्रृंखला आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो खुद भी लाइक और कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपको ऐसे ही वीडियो आप टाइम से मिलते रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।